हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। स्टूडेंट नाबार्ड के दोनों शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों ने एनालिसिस भी देखी होगी। शिफ्ट 1 की कंप्लीट क्वेश्चंस विद आंसर्स की एनालिसिस कल हमने शाम को करी थी। शिफ्ट 2 की अभी हम दिन में करेंगे, क्योंकि हम सारे ही क्वेश्चंस को कंपाइल कर रहे हैं विद जितने भी ऑप्शंस हो सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट के साथ डिस्कस करके। तो वो फाइनल कंपाइलेशन भी अभी हम आपके साथ आफ्टरनून तक डिस्कस करेंगे। उन दोनों को ही ध्यान में रखते हुए हमने एक ट्रेंड देखा, और ट्रेंड के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि कल से कई सारे स्टूडेंट का एक जो होता है डिस्कशन, या फिर जो हमारे साथ कांटेक्ट है कॉल पे मैसेजेस पे, हर स्टूडेंट का था कि सर पेपर बहुत बुरा हुआ, या फिर नेगेटिव बहुत हो गए हैं, या फिर हमारा पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ है, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये समझिए कि वो कंडीशन सबके साथ हुई है। एग्जाम से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है तो वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। अब अगर टीक का बोटेनिकल नेम पूछा गया था तो वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट होगा। एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स ने अगर पढ़ा है तो वो उसको कर सकते थे। तो ये आप मान के चलिए कि वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, सभी का ओवरऑल पेपर वैसा ही हुआ है, तो कट ऑफ जनरली कम जाती है। और ऐसा नहीं है कि नाबार्ड के एग्जामिनेशन में हुआ, हर एग्जामिनेशन में ऐसा ही होता है। आरबीआई में आपने पिछले 2 साल में देखा है। तो इस वीडियो में हम वही एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और मैंने आपसे वीडियो से पहले भी कहा था कि कट ऑफ को कोई ना एग्जाम से पहले नहीं बता सकता, रिजल्ट से पहले नहीं बता सकता है। तो जब आपका रिजल्ट आएगा तभी आपको कट ऑफ पता चलेगी, तभी आपको आपके मार्क्स पता चलेंगे। बट ये डिस्कशन जो बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स है वो हम थोड़ा सा करेंगे। और ये कट ऑफ का डिस्कशन क्या चीज है ये मैं आपको बता देता हूं। पहले कुछ हमने यहाँ पे पोल भी किया था, सुशील लगड़े सर ने भी वीडियो बनाई है, तो उसके बेसिस पे भी आप देख सकते हैं टारगेट आरबीआई चैनल पे। तो यहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ हो सकती है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि पेपर डिफिकल्ट था, हर सेक्शन में वो डिफिकल्ट था। ऐसा नहीं था कि केवल एआरडी ये साइड डिफिकल्ट था। कई सारे स्टूडेंट का था कि सर इतने कर रखे हैं हो जाएगा, इसमें इतने किए हैं हो जाएगा, इसमें इतने किए हैं क्या हो जाएगा। तो ये जो कंफ्यूजन रहता है ना, तो मैंने आपको बताया ना कि क्योंकि 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब आप सोचिए कि जो स्टूडेंट्स उन्होंने सेलेक्ट करने, तो उन्होंने एक मिनिमम रेशियो लेके चलना है कि जो स्टूडेंट जितने उन्होंने सेलेक्ट करने उसमें वो सारे सेक्शंस में क्या मिनिमम होने वाला है, जिससे कि मेरिट वाला सेक्शन और ये वाला भी दोनों में इक्विलिब्रियम टाइप मेंटेन रहे। तो अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ भी देखेंगे, जनरल के लिए जो रीजनिंग की थी 3.75, और इस बार का पेपर इससे टफ था, लास्ट ईयर से टफ था। तो अगेन तो कट ऑफ विल बी सिमिलर। इंग्लिश में देख सकते हैं लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही था पेपर, तो वो उसमें तो 10 to 11 हो सकती है, यहाँ पे 3 to 4 हो सकती है। कंप्यूटर नॉलेज इज अगेन डिफिकल्ट है ना, कुछ स्टूडेंट के लिए हो सकता है कि इजी हो, बट जैसे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए एग्रीकल्चर इजी हो जाता है, तो वैसे ही बाकी स्टूडेंट के लिए जितना एग्रीकल्चर डिफिकल्ट होता है, तो कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत सारे स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट रहता है। तो ये भी अगेन डिफिकल्ट था, तो 3 to 4 हम इसको मान के चल सकते हैं। सिमिलरली क्वांट्स इस बार का डिफिकल्ट था, अगेन 3 to 4 या फिर मैक्सिमम 5 तक कट ऑफ हो सकती है, अदरवाइज इससे ऊपर वो कट ऑफ नहीं होनी चाहिए। डिसीजन मेकिंग में क्योंकि लास्ट ईयर भी ये एक सरप्राइज था, इस बार भी सरप्राइज रहेगा। लास्ट ईयर पैटर्न का पता नहीं था, इस बार पैटर्न का पता चल गया था, तो इस बार ये देखना होगा कि इसमें कट ऑफ कितनी रहती है, बट इट विल बी हायर देन द प्रीवियस ईयर। जीए, ईएसआई, एआरडी में आप देख सकते हैं तीनों में ही, जीए का तो लास्ट ईयर भी 3 थी, जिस समय कहते हैं कि पेपर इजी था, तो आप देख सकते हो कि लास्ट ईयर कहते थे पेपर इजी था तब 3 मार्क्स थी, तो इस बार तो डिफिकल्ट था तब कितनी होगी ये आप खुद से सोच सकते हैं। एंड साथ ही साथ ईएसआई में भी इस बार पेपर डिफिकल्ट था। एआरडी में अब देखिए लास्ट ईयर पेपर बहुत इजी था, अगर आप अभी लास्ट ईयर का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा, बट कट ऑफ क्या थी 6.5, तो इस बार तो पेपर डिफिकल्ट था। तो इन सारे ही सेक्शन में -1 या फिर -2 हो सकता है। एंड ओवरऑल कट ऑफ की बात करेंगे, जो सेफ सिलेक्शन की हम बात करें तो वो अभी सुशील लगड़े सर के साथ हमने डिस्कस किया, तो 46 + -3 हो सकता है। कहने का मतलब है कि जो रेंज है 40 से 50 के बीच में हो सकती है। अगेन ये ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये समझने की बात है आपको कि कट ऑफ का आप कितना भी डिस्कशन कर लेंगे, ये नेवर एंडिंग टॉपिक होगा, और इससे कोई पॉजिटिव एनर्जी कभी क्रिएट नहीं होगी, नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट होगी। क्योंकि जनरली हम ये देखते हैं कि यार हम कहीं इसमें तो नहीं आ रहे है ना, फिर हम उसको कंट्राडिक्ट करते हैं चीजों को। तो इसलिए इस जो डिस्कशन है इसको मैं हमेशा कहता हूं कि या तो इस डिस्कशन को स्टार्ट मत कीजिए, बट अगर आप करते हैं तो उसको जल्दी रैप अप कर लीजिए, क्योंकि इससे आपके आगे फेज 2 या फिर जो बाकी एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए कोई अच्छी एनर्जी नहीं बनेगी। तो इसको आप जस्ट एंड कर सकते हैं अपने डिस्कशन को। कल रात भर बहुत सारे स्टूडेंट से बात हुई है, रात को 2 बजे तक हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो ये कॉमन सी चीज थी कि पेपर अच्छा नहीं हुआ है, तो मैंने वही कहा था, मैंने एग्जाम से पहले भी कहा था, आप बस ये कीजिएगा कि सारे सेक्शंस को टच करिए थोड़ा थोड़ा, तो फिर प्रोबेबिलिटी रहेगी, क्योंकि अगर कुछ भी छूटा तो फिर वो एक मुसीबत हो सकती है। तो इसलिए ये कट ऑफ रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्या है कि लर्निंग्स क्या है आगे के लिए, फेज 2, अभी ये एग्जाम खत्म नहीं हुआ है,
फेज 2 बचा है एंड 20 जो नेक्स्ट ईयर स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर इस बार जस्ट देखने के लिए फिल किया था। तो इस बार के पेपर के बेसिस पे आप क्या देख सकते हैं कि जो डाइवर्सिटी है क्वेश्चंस की वो बढ़ती जा रही है। क्वेश्चन टू द पॉइंट या फिर हम कहना ना कि शॉर्ट में नहीं पूछा जाता है, वन लाइनर वाली हेल्प नहीं चलेगी, आपको रेगुलरली स्टडी करना है। हर सब्जेक्ट को रेगुलरली स्टडी कीजिए, न सिर्फ एआरडी ईएसआई बल्कि जीए या फिर बाकी सारी चीज को भी, क्योंकि आपने देखा कि 3 महीने से भी ज्यादा की चीजें उसमें पूछी गई थी। देन स्टडी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। वेरियस सोर्सेज का क्या मतलब होता है, आप इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़िए, इंडियन ईयर बुक भी पढ़िए, बजट भी देखिए, कुरुक्षेत्र योजना मैगजीन पढ़िए, उसके साथ साथ जो कंसेप्चुअल पार्ट है उसके लिए भी पढ़िए, क्योंकि आपने इस बार देखा कि कुछ क्वेश्चन आए थे जैसे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक फार्मिंग, केवल इनकी डेफिनेशन दी थी, है ना। तो अब ये क्वेश्चन अगर आपने बहुत वाइड वैरायटी से आप पढ़ते हैं तो आप इजीली कवर करते हैं। अदरवाइज अगर वन लाइन समरीज में इसको कवर करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को आप क्या पढ़ेंगे, फार्मिंग विदाउट केमिकल्स, तो इतने से नहीं होगा। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रॉड अगर आप करते हैं अपने पढ़ने के दायरे को तो फिर ये डेफिनेटली आपको हेल्प करता है। देन पीआईबी और न्यूज़पेपर रेगुलरली पढ़िए, आपको ये हर एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। देन क्यूआरई का पैटर्न भी चेंज हो रहा है, आपने इस बार भी देखा कि क्वांट्स में भी अर्थमेटिक का बहुत मैक्सिमम 50% पार्ट था, रीजनिंग में भी आपने देखा कि पजल्स बहुत ज्यादा थी। तो अगेन वो जो रहता है ना कि हम कुछ इजी टॉपिक देख के जाते हैं, उनके भरोसे भी नहीं जाया जा सकता है, वो भी आपको देखना होगा। रेगुलरिटी इज द की, आप अभी से पढ़िए, क्योंकि अगर नेक्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो इस बार की रिक्रूटमेंट प्रोसेस काफी फास्ट है इस बार, क्योंकि कोरोना नहीं है। तो ये प्रोसेस अगर दिसंबर तक खत्म होगी तो डेफिनेटली लास्ट अगले साल एग्जामिनेशन या नोटिफिकेशन जुलाई में नहीं आएगा, वो उसके पहले ही आ जाएगा। आपने देखा है कि जनरली 2 महीने के गैप में नया नोटिफिकेशन आ जाता है, तो अगला नोटिफिकेशन मार्च अप्रैल में भी आ सकता है। इसलिए अभी से पढ़िए, ये मत सोचिएगा कि नोटिफिकेशन के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन के बाद फिर टाइम नहीं रहता है। अब फेज 2 अभी क्योंकि ये रिक्रूटमेंट खत्म नहीं हुई है, फेज 2 के लिए आपको क्या करना है, डू नॉट वेट फॉर द रिजल्ट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ये मत सोचिएगा क्योंकि पेपर अगेन जैसा आपका हुआ है वैसे ही सबका हुआ है, सब यही सोच के नहीं पढ़ेंगे तो अगेन फिर आपको बहुत कम टाइम मिलेगा। तो जिन स्टूडेंट ने पहले से अच्छी प्रिपरेशन की होगी उनको वहां पे भी एक एडवांटेज मिल जाएगा। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो वो आपकी वेस्ट हो जाएगी। इंग्लिश की अगर आप देखेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, तो वो आपको कहीं ना कहीं या फिर बाकी एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगी। सिमिलरली एआरडी ईएसआई सिर्फ डिस्क्रिप्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी है, तो वो भी आप रेगुलरली पढ़िए। मैगजीन्स पढ़िए, जिससे कि आपको एक कंसेप्चुअल स्टडी या फिर जो हम कहते हैं ना कंटेक्स्ट बनता है वो भी साथ में रहेगा। कुरुक्षेत्र मैगजीन जरूर पढ़िएगा। अगर आपने कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ी होगी तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस हमारे डायरेक्ट कुरुक्षेत्र मैगजीन से आते हैं। जैसे कल के उसमें क्वेश्चन पूछा गया था ना कि हमारी जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो कितनी कम हुई है, तो वाटर रिसोर्सेज पे जुलाई का इशू आया था, उसमें वो था। सिमिलरली कि कितनी फंडिंग पीएमकेएसवाई में अभी तक वर्ल्ड बैंक ने की है, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पे हमें कवर हो जाते हैं, तो इसलिए वो बुक पढ़ना जरूरी है। और फेज 2 में क्योंकि आपको डिस्क्रिप्टिव लिखना है, आंसर को डिटेल में लिखना है, तो वो डिटेलिंग भी या फिर जो कंटेक्स्ट बना पाएंगे आप वो तभी बना पाएंगे। न्यूज़पेपर पढ़िए, राइटिंग की प्रैक्टिस जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा कीजिए, क्योंकि हमारी राइटिंग की हैबिट होती नहीं है। वहां पे आप ये समझिएगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, पहले आपने आंसर को फ्रेम करना है अपने माइंड में, देन उसको पॉइंट्स में पूरा एडजस्ट करना है, और उसके बाद उसको लिखना शुरू करना है। क्योंकि अगर आप कुछ भी उसमें गड़बड़ होती है तो इंटरफेस बहुत फ्रेंडली नहीं होता कि आप बहुत उसमें इजीली कर पाए। एंड आप मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कीजिए जितना ज्यादा आप कर सकते हैं। एग्जाम भी नाबार्ड के फेज 2 के लिए तो स्पेशल हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं डिस्क्रिप्टिव के, और जिसको हम खुद से चेक करके फिर आपको रिवर्ट बैक भी करते हैं जो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस में आता है। अब देखिए क्या होता है, जब पेपर हो जाता है ना उसके बाद वो पेपर फिर इजी लगने लगता है, बट जब हम पेपर दे रहे होते हैं तो वो डिफिकल्ट लगता है। जैसे लास्ट ईयर का पेपर आप देखेंगे कहेंगे सर ये तो बहुत इजी था, इस बार का पेपर तो डिफिकल्ट आया। अब जब नेक्स्ट ईयर हम डिस्कस करेंगे ना तो बच्चे कहेंगे सर ये पेपर तो बहुत इजी था, अब देखते हैं इस बार कैसा आता है। तो ये जनरली रहता है। अब आप ये देख सकते हैं कि लास्ट ईयर जो जनरल में 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे वो कैसे थे, ये डिफिकल्ट थे, इजी थे, आप खुद से तय कीजिए, खुद लिख के देखिए। इस आंसर को 600 वर्ड्स में लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि इजी था डिफिकल्ट था। सिर्फ ये मत देखिएगा कि एमएसपी लिखा है तो एमएसपी के बारे में मुझे पता है, इतना मत सोचिए। ये देखिए कि 600 वर्ड में आप लिख पा रहे हैं कि नहीं, दिस इज इंपॉर्टेंट। एमएसपी स्कीम प्रोटेक्ट्स फार्मर्स फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन एंड मार्केट इम्परफेक्शंस रिव्यू। दूसरा क्वेश्चन था व्हाई एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एट द डब्ल्यूटीओ इज रिडल्ड विद द डीप इम्बैलेंसेस व्हिच फेवर्स द डेवलप्ड कंट्री लाइक
इंडिया एंड हैव टाइटल्ड द रूल्स अगेंस्ट मैनी कंट्रीज, इसको भी लिख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये डिफिकल्ट है कि इजी है। सिर्फ एक दो इंस्टेंसेस पता होने से हम ये नहीं कह सकते कि क्वेश्चन हमें आता है, क्योंकि सोचना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करना और उसको 600 वर्ड्स में लिखना बहुत बड़ी चीज है। सिमिलरली लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज क्रॉस ब्रीडिंग, अभी बहुत कंसेप्चुअल है। अगेन इस बार भी आप प्रिपरेशन करेंगे फेज 2 की, तो कितना इन डेप्थ एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, सिलेबस से ही हम पढ़ेंगे बेसिकली। हालांकि ये सिलेबस में एनिमल हस्बेंड्री के मेंशन है, मेथड ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में तो क्रॉस ब्रीडिंग आता है, हमने भी इसको कवर किया हुआ था। तो अब इसको जब आप लिखने बैठेंगे तब आपको पता चलेगा। और बेसिकली होता है कि अब जब लास्ट ईयर स्टूडेंट देख रहे थे तो इसको समझिए कि एग्जाम हॉल में वो कैसी कंडीशन रहती है, क्योंकि ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था। इसमें से कोई 2 आंसर्स करने थे। अब आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास ये 3 ऑप्शन रहे, आप किन 2 में आंसर करेंगे, ये आप कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। तो ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी हमने प्रैक्टिस में डिस्कस किया था और ये तुमने सर्कुलेट भी किया था, और वैसा ही क्वेश्चन हमें देखने को मिला था। व्हाट इज एमएसपी, एजेंसी इन्वॉल्व्ड, मेथड ऑफ कैलकुलेशन एंड हाउ एमएसपी इज हेल्पिंग फार्मिंग टू एंश्योर द रिनॉमिनेटेड रिटर्न्स फॉर देयर प्रोड्यूस। तो ये हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया था एग्जाम से पहले, और हमारे मॉक टेस्ट में ये पहला ही क्वेश्चन था। तो अभी आपको ये प्रैक्टिस करने से मिलेगी। ये क्रॉस ब्रीडिंग वाला कांसेप्ट भी हमने डिस्कस किया था। 10 मार्क के क्वेश्चन आप देखेंगे तो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में था एक्सप्लेन ड्रिप इरिगेशन, हाउ इट हैज चेंज्ड द फेस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, मेंशन इट बेनिफिट्स, एक्सप्लेन द सोशल फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर डेट फ्रॉम द नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इन सभी के आंसर 400 वर्ड्स में लिख के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये इजी था या डिफिकल्ट था, और साथ में आप ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल तक है, और उस बेसिस पे आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं फेज 2 के लिए अभी से। तो मैं आपको यही कहूंगा कि फेज 1 जैसा था, डिफिकल्ट था, इजी था, कट ऑफ क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, उस डिस्कशन को जल्द से जल्द खत्म कर लीजिए। और आपको एक पॉज लेना है, घूमने जाना है, पार्टी करनी है, वो सब करके फेज 2 के लिए प्रिपरेशन कीजिए, या आपके बाकी एग्जाम में लाइन होंगे तो आप उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। फेज 2 के लिए अभी से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे, राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। iExamB पे हम इसके लिए एक स्पेशल कोर्स देते हैं जिसमें कि हम पर्सनलाइज्ड गाइडेंस देते हैं। पर्सनलाइज्ड गाइडेंस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव तो आपको पता है कि उसमें वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी रहता है, डिस्क्रिप्टिव में थोड़ा सा ही रहता है कि हमें समझ नहीं आता कि हमने ये आंसर लिखा ये प्रॉपर है कि नहीं, कहीं हमसे कुछ मिस तो नहीं हो गया। तो उसके लिए हम लोग ने क्या किया कि जो हमारे डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट है वो पहले तो जैसे एग्जामिनेशन में आते हैं वैसे ही है, और जब स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट करता है तो फिर वो जैसे ही स्टूडेंट सबमिट करता है, स्टूडेंट को उसका आंसर्स वहां पे जो मॉडल आंसर्स हैं वो तो मिल जाएंगे साथ में, उसके साथ ही साथ जो हमारी फैकल्टी है या हम लोग हैं, हम उन आंसर्स को चेक करते हैं। फिर उसके बाद आपको पर्सनलाइज्ड फीडबैक दिया जाता है कि आपके उसमें क्या कमी थी, या फिर आपका आंसर कैसा था, या कैसे वो और बेटर हो सकता था। तो ये पर्सनलाइज्ड फीडबैक या फिर जो हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट चेकिंग यहाँ पे रहता है, इंग्लिश में भी, ARD में भी, ESI में भी। तो ये आप देख लीजिएगा, लास्ट ईयर भी हमने ये काफी किया था एंड स्टूडेंट्स को उससे हेल्प भी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी चीजें हैं, 5 डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट हैं जिनको हम पर्सनलाइज्ड फीडबैक के साथ चेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक मॉक टेस्ट में 6 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, और जो हमारे क्वेश्चंस है वो हमने सिलेबस के बेसिस पे ही बनाए हुए हैं, तो आपकी पूरी की पूरी उसमें कवरेज हो जाती है। इसके अलावा रेगुलरली लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट क्लैरिफिकेशन सेशन, और आज हमारा एक सेशन भी है 12 बजे, स्पेसिफिकली नाबार्ड के फेज 2 डिस्कशन के लिए ओपन सेमिनार है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम डिस्कस करेंगे ARD, ESI और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश को आप कैसे एज कर सकते हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा कोर्स अगर अभी ज्वाइन करते हैं सो यू विल गेट 70% ऑफ, एंड यहाँ पे कंडीशन हमने रखी हुई है कि फुल रिफंड इफ यू डू नॉट क्लियर द फेज 1। अगर आपका फेज 1 क्लियर नहीं होता है तो ये रिफंड आपको हो जाएगा, ये कंडीशन अभी के अकॉर्डिंग रखी हुई है। इसके साथ ही साथ एक हमने हाइब्रिड प्रोग्राम जो कि ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन है, नाबार्ड फेज 2 के लिए भी अभी किया हुआ है, जो कि दिल्ली में होना है। उसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप उसको चेक कर सकते हैं एंड अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन प्लान कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। एंड अभी हम जो डिटेल डिस्कशन है सेशन 2 का, सिर्फ 2 का था जो पेपर का, वो हम आफ्टरनून में करेंगे। और आप कट ऑफ वाला डिस्कशन जितना जल्दी हो सके उसको क्लोज कर दीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं जब एग्जाम आपका रिजल्ट आएगा या फिर जब नाबार्ड डिक्लेयर करेगा तभी क्लियर हो पाएगी। क्योंकि आप लास्ट ईयर के भी प्रेडिक्शन देख सकते हैं, फिर ओरिजिनल कट ऑफ देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा उसमें कितना डिफरेंसेस रहते हैं। तो इसलिए इस डिस्कशन में बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचिए, है ना। जैसे कि 10 सीक्रेट बुक आपने पढ़ी होगी, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। सो अच्छा सोचिए, अच्छा होगा। सो थैंक यू एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशंस एंड एग्जामिनेशंस।